नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान विषय के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता पर डिस्कस करेंगे। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन चुका है कि अधिगम अक्षमता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई और अधिगम अक्षमता को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से वर्ग हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो डिसेबिलिटी हैं जिन्हें एक प्रकार से रोग या डिजीज़ के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, विकार माना जाता है। तो कौन सी अधिगम अक्षमता किस वर्ग से संबंधित है और क्या लर्निंग डिसेबिलिटी का शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कंसेप्ट है, तो उसे समझने के लिए हम लोग इस छोटे से अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और प्रायः अल्टरनेट गैप पर एग्ज़ाम में कोई न कोई डिसेबिलिटी पूछी जाती रहती है। एक सरल सा टॉपिक है, थोड़े ही समय में तैयार किया जा सकता है। बस केवल आपको इसका एक्चुअल कंसेप्ट और कुछ सदे हुए जो बिंदु हैं उन्हें ध्यान देना है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले शब्द है अधिगम अक्षमता, यानी इसके नाम से स्पष्ट है। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना, यानी लर्निंग। और अक्षमता का अर्थ क्या है? जो सीखने में सक्षम नहीं है। यानी जब किसी विषय वस्तु को सीखने में हम किसी प्रकार की या कोई बालक या बच्चा किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है और पूरी तरीके से किसी भी समस्या को सीखने में उस तरह समर्थ नहीं है जिस तरह से उसकी आयु वर्ग के अन्य बच्चे समर्थ हैं, तो उसकी इस जो एक एबनॉर्मल कैरेक्टर है, इसी को उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अधिगम अक्षमता की जो अवधारणा है, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बिंदु, अधिगम अक्षमता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो ये मनोवैज्ञानिक सैमुअल किर्क है। सैमुअल किर्क के द्वारा अधिगम अक्षमता की अवधारणा दी गई और इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया है जो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग, अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग ऐसे बालकों के संदर्भ में किया जाता है जिनके विकास में कोई विकार हो। यानी क्या हो? विकास में कोई विकार हो। विकार किस तरह का? भाषा, बोली, पठन या इसी तरह के अन्य संप्रेषण जिन्हें एक बालक अपने आवश्यक पारस्परिक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत प्रयोग करता है और उसके विकास में पूरी तरीके से उसमें सक्षमता नहीं हो पाई है, तो उसे अधिगम अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए है कि अधिगम अक्षमता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मनोवैज्ञानिक सैमुअल किर्क के द्वारा। और अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग ऐसे बालकों के संदर्भ में किया जाता है जिनके विकास में कोई विकार हो, जैसे भाषा है, पठन है, बोली है, अन्य संप्रेरणात्मक कौशल जिनकी आवश्यकता सामाजिक परस्पर अंतःक्रिया के लिए होती है। और किर्क के एक सहयोगी हैं मनोवैज्ञानिक गैलार्ड। तो किर्क और गैलार्ड, इन दोनों लोगों ने मिलकर, दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम अक्षम की श्रेणी में मुख्यतः 3 कारकों का निर्धारण किया है। तो किर्क के साथ एक और महत्वपूर्ण नाम है गैलार्ड। यानी हमसे प्रश्न कई बार टेट में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि इस अवधारणा या सिद्धांत के अंतर्गत इस मनोवैज्ञानिक के सहयोगी कौन है, तो आपको जैसे कोलर के साथ कोफका वर्निवर का नाम जुड़ा हुआ है और बेने के साथ साइमन का नाम है, तो आपको ध्यान देना है कि किर्क के सहयोगी कौन है? गैलार्ड हैं। और अधिगम अक्षमता की जो 3 मुख्य श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं, तो पहली मुख्य श्रेणी क्या है कि बालक की वास्तविक क्षमता क्या है और उसकी उपलब्धि में विभेद। इसी आधार पर हम तय करते हैं कि कोई बालक लर्निंग डिसेबल है। यानी जब कोई बच्चा अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी आयु वर्ग के अनुरूप अन्य बच्चों की तुलना में अचीवमेंट में कुछ कम रहता है और उसकी उपलब्धियां, उसकी एक्चुअल जो उसकी कैपेसिटी है उससे कम है, इसका मतलब वो किसी न किसी बिंदु पर सीखने में क्या है? अक्षम है। और अधिगम अक्षमता का मूल बिंदु यही है कि बालक की वास्तविक क्षमता क्या है और उसकी उपलब्धियों में अंतर। और उसके बाद दूसरा बिंदु है निषेधात्मक निष्कर्ष, किस तरह से इस समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता। तो ऐसे बालक जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए शैक्षणिक पृष्ठभूमि में उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपनी सक्षमता को दूर करते हुए अन्य बालकों के साथ ही अपने को अधिगम के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रस्तुत कर सकें। और अधिगम अक्षम बालक की विशेषताएं, अब हम कैसे जानेंगे कि कोई बालक अधिगम अक्षम या डिसेबल है? तो एक सामान्य शब्दों में तो ये बात आई कि जब बच्चा अपनी क्षमता के अनुरूप उपलब्धि नहीं हासिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबल है। फिर भी एक अधिगम अक्षम बालक अपने में कुछ ऐसे कैरेक्टर शो करता है जो हमें ये बताते हैं कि ये बालक अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है और अधिगम अक्षमता के इन बिंदुओं के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अधिगम अक्षम बालक की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आवेगिकता, यानी आवेग में आ जाना, यानी भावनाओं में जल्दी आ जाना, यानी क्या, शीघ्रता कर देना। आवेग की प्रधानता होती है ऐसे बच्चे में, जिसमें क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी की संभावना रहती है। दूसरा शब्द है अति सक्रियता, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, यानी सीखने में दूसरों से पीछे रहने के कारण वह उस विषय वस्तु के संदर्भ में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाता है और वो अति सक्रियता प्रदर्शित करता है। अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है अस्थिरता। अपनी इस आवेगिकता और अति सक्रियता के कारण वह अपने परिवेश में एक अस्थिर भाव प्रदर्शित करता है। और महत्वपूर्ण शब्द है संवेगात्मक अस्थिरता। उसके संवेग भी कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं, ठीक है, संवेग भी अस्थिर है। फिर एक शब्द है महत्वपूर्ण संदेहास्पद, संदेहपूर्ण तंत्रिका तंत्र। उसके नर्वस सिस्टम पर संदेहपूर्ण तंत्रिका तंत्र, यानी उसके नर्वस सिस्टम पर पूर्णता विकासी प्रक्रिया का पालन हुआ है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस संदर्भ में उसके लिए क्या महत्वपूर्ण शब्द उपयोग किया जाता है? संदेहपूर्ण तंत्रिका तंत्र। और एक और शब्द समायोजन की समस्या, समायोजन की समस्या। तो आवेगिकता, अति सक्रियता, अस्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता, संदेहपूर्ण तंत्रिका तंत्र है, समायोजन की समस्या है। ये कुछ बड़े बिंदु हैं जो एक अधिगम अक्षम बालक के व्यक्तित्व या उसके व्यवहार से प्रदर्शित होते हैं। अब इन बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो विशेष प्रकार की शिक्षा सेवाओं की बात की गई है, तो इनमें से मुख्य रूप से दो बिंदु हैं। नंबर 1 पर है योग्यता, प्रशिक्षण, उपागम, यानी योग्यता आधारित प्रशिक्षण दिए जाएं, यानी जिन जिन क्षेत्रों में बालक की या बच्चों की अक्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है, उन्हें उसी क्षेत्र में विशेष प्रकार की योग्यता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और सुविधाएं और शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कौशल प्रशिक्षण उपागम। उनमें विभिन्न प्रकार के कौशल डेवलप किए जाएं और कौशल की स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उनकी उस अधिगम अक्षमता कि उस क्षेत्र विशेष में यद्यपि उनकी उपलब्धि नहीं हो रही है, लेकिन अपने अन्य दूसरे सीखे गए विशेष कौशलों में वो स्वयं को दूसरों से बेहतर सिद्ध करके अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता को क्या कर सकें, प्रभावी होने से बचा सकें। ठीक, और इसी के साथ ही जब एक बालक अधिगम अक्षमता के अंतर्गत व्यवहार करता हुआ प्रदर्शित होता है, तो परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम अक्षम किस प्रकार का ये विकार है, तो जो अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं, जो विकार हैं, उन्हें टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। तो अधिगम अक्षमता के प्रकार यानी वर्गीकरण, तो मुख्यतः इन्हें हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है मौखिक अधिगम अक्षमता, यानी वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, मौखिक अधिगम अक्षमता, पठन अधिगम अक्षमता। हर हाल में आपको इन सभी अक्षमताओं को अपने वर्गों में ध्यान रखना है, क्योंकि इससे परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आता है। ये मनोविज्ञान के वो टॉपिक हैं जो आपके तैयार हैं तो गलती की संभावना बहुत कम है, सीधे सीधे आप इन प्रश्नों को सही करके पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक अधिगम अक्षमता, पठन अधिगम अक्षमता, लेखन अधिगम अक्षमता, यानी राइटिंग डिसेबिलिटी है, लेखन अधिगम अक्षमता। और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है गणितीय अधिगम अक्षमता, गणितीय अधिगम अक्षमता। और इसके लिए कुछ सधे हुए जो शब्द हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे मौखिक अधिगम अक्षमता के अंतर्गत अफेंजिया, अफेंजिया एवं डिस्फेंजिया, दोनों शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। यानी अफेंजिया और डिस्फेंजिया किस प्रकार के अधिगम अक्षम का उदाहरण है, तो उत्तर क्या होगा? मौखिक अधिगम अक्षमता। यानी एक बालक जब मौखिक रूप से कुछ भी सीखने में स्वयं को दूसरों की तुलना में उचित प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो उसकी इस अधिगम क्षमता को मौखिक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अफेंजिया या डिस्फेंजिया के रूप में उसका आकलन किया जा सकता है। इसके बाद आएंगे हम लोग पठन अधिगम अक्षमता। पठन का अर्थ क्या है कि बालक पढ़ने में समर्थ नहीं हो पा रहा है और उसके पढ़ने की जो अक्षमता आई है, तो इसके लिए शब्द दिया गया है पठन अधिगम अक्षमता। तो ये 2 वर्गों में विभाजित किया गया, ये भी एलेक्सिया एवं डिसलेक्सिया।
खराब में चार्ट ही डायग्राम महत्वपूर्ण, निश्चित रूप में परीक्षा में इनमें से प्रश्न रहता है। जब परीक्षा में अगर पिछली परीक्षा में अगर प्रश्न नहीं आया है तो अल्टरनेट रूप से प्रश्न आने की संभावना रहती है, इससे आपको हर हाल में ध्यान रखना है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। इसके बाद आएंगे हम लोग लेखन अधिगम अक्षमता पर, बहुत महत्वपूर्ण वर्ग, कई बार टेट में भी और सुपर टेट में भी इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या है, अग्रेफिया, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया तथा डिस्प्रैक्सिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, चारों शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कि लेखन अधिगम अक्षमता है अग्रेफिया, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। ये चारों शब्द कहाँ पे जाएंगे हमारे, ये होंगे लेखन अधिगम अक्षमता के लिए। और इसी प्रकार गणितीय अधिगम अक्षमता, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द गणितीय आंकड़ों के लिए कैलकुलेशन शब्द से कैलकुलेटर शब्द दिया गया है, तो इसे हम सरलता से पहचान सकते हैं। तो प्राय अब तक आपकी परीक्षाओं में गणितीय के प्रश्न कम ही आए हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है वर्बल, डिसकैलकुलिया, ये सब दिया गया है। देखिए पहचान सकते हैं आप, कैलकुलिया मतलब कौन, कैलकुलेटर, मतलब किसकी बात हो रही है, गणितीय अधिगम अक्षमता की बात हो रही है। ग्राफिकल, ग्राफिकल फिर वही शब्द है डिसकैलकुलिया, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और थर्ड कौन है, लेक्सिकल, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। वर्बल, ग्राफिकल और लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। तो कितने वर्गों में हमने विभाजित किया अधिगम अक्षमता को, 4 वर्गों में, मौखिक, पठन, लेखन और गणितीय। अधिगम अक्षमता की अवधारणा तो मनोवैज्ञानिक सैमुअल किर्क, उनके सहयोगी हैं तो गैलादर। अफेंजिया और डिस्फेंजिया मौखिक अधिगम अक्षमता, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया पठन अधिगम विकार के अंतर्गत है। अग्रेफिया, डिस्ग्रेफिया, अप्रैक्सिया और डिस्प्रैक्सिया कहाँ पे जाएंगे, लेखन अधिगम। और गणित के लिए सभी अक्षमताओं के अंतर्गत डिसकैलकुलिया सब चल रहा है, कैलकुलेटर से आप ध्यान रखेंगे, वर्बल, ग्राफिकल और लेक्सिकल। तो सैमुअल किर्क के द्वारा प्रस्तावित ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो बच्चों में प्रायः देखी जाती है, और इसके कई कारण भी हो सकते हैं, हार्मोन्स की कमी हो सकती है या हार्मोन्स का डिसऑर्डर हो सकता है, और शारीरिक अपंगता हो सकती है। इसके साथ साथ ही सामाजिक और परिवेश का प्रभाव भी प्रभावी हो सकता है। अक्षमता को कई प्रकार से उत्तरदायी माना जाता है अनेक कारणों के संदर्भ में। जरूर नहीं है कि व्यक्ति एक ही कारण से अक्षम है, लर्निंग डिसेबल है। मानसिक तनाव और अवसाद की अवस्था भी व्यक्ति को लर्निंग डिसेबिलिटी की ओर ले जाती है। तो इस संदर्भ में जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आप ध्यान देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे क्रिएटिविटी, इसी तरीके से मनोविज्ञान के अन्य टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इस पर चर्चा करते रहेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपके लिए इसी तरीके से आगे वीडियो हम लोग मेहनत करके पूरी टीम के साथ प्रोवाइड करा सकें, और आपकी परीक्षा को एक बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए खुद को रिप्रेजेंट कर सकें।